वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे, बेसिकली ज्योग्राफी समझना है, भूगोल के बारे में हमें बात करनी है कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना है। जनरल कंपटीशन में भूगोल की क्या भूमिका है, ज्योग्राफी का क्या रोल है, सिलेक्शन में क्या भूमिका निभा सकता है भूगोल, वो आपको समझना है। देखो, जब तक आप किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं समझेंगे तब तक क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल रहेगी, इसको कैसे आप डील करें, है ना। तो लालच जरूरी है, मनुष्य के स्वभाव में लालच है। लालच जैसे आपको पता जब चल जाएगा कि ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़ना है, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी के लिए आपका मन जो है लगेगा, है ना। तो पहले बेसिक चीज क्या होती है कि आप पहले समझें कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट आपको कितने क्वेश्चन एग्जाम में देगा। करेक्ट है? बात क्लियर है? ठीक। अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें लेकिन एक काम जरूर कर लें, जब तक पूरा सिलेबस आपको नहीं पता है तब तक आप लगभग सिलेक्शन से दूर हैं। क्योंकि जब तक सिलेबस आपको पता ही नहीं है तो फिर आप तैयार क्या करेंगे। तरीका सही है ना? तो बात समझिए। ऐसे हम जैसे ज्योग्राफी की बात करेंगे, पहले भूगोल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि भूगोल क्या है, उसमें फिर उसके बाद एक पॉइंट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, जरा बात समझिए। जब आप भूगोल की बात करेंगे, ये डायग्राम आपको बनाना है। ज्योग्राफी की अगर बात करें, भूगोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको, ये आपको देखना है। जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक फिर तैयारी करना कहीं ना कहीं बेमानी होता है। तो ज्योग्राफी की बात करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या है तो आप देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जनरल कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण है ना। यहाँ से प्रश्न आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। उसके बाद में आप देखिएगा फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। और उसके बाद में एक चीज मैं आपको कराता हूं, वो क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन, ये मेरा अपना स्पेशल है कि मैं आपको मैपिंग कराता हूँ। मानचित्र जो है, यहाँ पर आपको मानचित्र में कराऊंगा, मानचित्र कराऊंगा। तो ये सेगमेंट हमें कवर करने हैं ज्योग्राफी। भूगोल बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये तो हमें करना ही करना है। इसके बाद क्या होगा, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक अलग से सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर कह सकते हैं। वो क्या है? आपका इन्वायरमेंट या पर्यावरण, इन्वायरमेंट या पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आपने एक शब्द सुना होगा कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का ये दौर है। और तमाम सरकारें, भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, है ना, हर कंट्री लगभग एक साथ मिलकर के ट्राई कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की दर को, रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की दर को कंट्रोल किया जाए। बात समझ आई आपको? बहुत ही महत्वपूर्ण, मजेदार, और एक सामान्य व्यक्ति को समझना भी जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज की दर को क्यों कम करना चाहिए। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि जलवायु परिवर्तन क्या है, ठीक है, तब आप अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं। उसके बाद इसी में आप प्रदूषण पढ़ेंगे, पॉल्यूशन पढ़ेंगे, कितने टाइप का प्रदूषण है ना, इससे क्या नुकसान हो सकता है। जनरल कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये डिजीज किसके कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट, है ना, ब्लैक फुट डिजीज जो है बहुत ही घातक बीमारी है ना। उसमें क्या होता है कि ये, हाँ, जो स्किन होती है ना, स्किन बिल्कुल पेड़ की छाल जैसी हो जाती है ना। जब पानी में आर्सेनिक, आर्सेनिक या संख्या मिल जाती है तो वो पानी के साथ आपकी बॉडी में चली जाती है, और वहां पर स्किन डिजीज बहुत खतरनाक लेवल पे हो जाती है, जिसको हम लोग ब्लैक फुट डिजीज कहते हैं। तो ये सब कब पता चलेगा आपको, ठीक है,
ये सब आपको पढ़ने के बाद, तो आप याद रखेंगे ये हमारा सिलेबस रहेगा ज्योग्राफी का। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मैपिंग जरूर करेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो जब तक आपको मैपिंग की जानकारी नहीं है तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दे पाएंगे। अब आप देखिएगा ज्योग्राफी से क्या आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में। करीब करीब मैं आपको बताऊं, जितना भी टोटल क्वेश्चन आएगा उसका लगभग 10% क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, और लगभग 5% से आसपास, मतलब इन्वायरमेंट से। तो लगभग जो भी प्रश्न रहेगा, है ना, उसमें लगभग 15 to 20% की रेंज में आपको प्रश्न मिलेगा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से। बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जीएस के बगैर बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो आप नहीं निकाल सकते। अब तो एसएससी सीजीएल ने भी क्या कर दिया, जीएस का वेटेज बढ़ा दिया है। तो आपको सावधानी के साथ में हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। और भूगोल बहुत मजेदार है, इसके बगैर करंट अफेयर्स नहीं समझ पाओगे। जैसे मान लो रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही, आपको यही नहीं पता कि रूस यूक्रेन है कहां पर, तो क्या आप सही से उस खबर को डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किसी ने बता दिया श्रीलंका डूब रहा है, आर्थिक संकट है, तमाम बातें सुनी होगी, तो श्रीलंका के बारे में जान तो लीजिए, तो जाने थोड़ा और इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इसका एक टॉपिक करा देखता हूं, उससे आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिएगा, है ना, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या टॉपिक है, हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 क्या है, ये है मृदा। अगर हम लोग बात करेंगे टॉपिक क्या है, आप देखेंगे जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आपका, सॉइल। सॉइल या मृदा, मृदा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मृदा की बात। मृदा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कतई कोई डाउट नहीं है। हम लोग जानेंगे मृदा फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, मृदा कैसे बनती है, और मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से तत्व ऐसे जिनकी भूमिका होती है। ठीक है, अब पहले आपको मैं बता देता हूं कि किस टाइप के प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। एक बार नेचर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, पहले आप थोड़ा नजर डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की मृदाओं के प्रकार। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आईसीएआर या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसको रट लीजिए, पहले तो जनरल कंपटीशन में पूछ लिया जाता है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो आप सीधे बताएंगे 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में। उसके बाद भारत की मिट्टियां कौन कौन सी हैं, ये 8 के नाम दे रखे हैं, और मैप में आपको बताता चलूंगा कहां पर किस प्रदेश में किस टाइप की मिट्टी है ना। और उसके बाद कुछ एमसीक्यू जो एग्जाम में आए हैं, तो पहले मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं, उसके बाद हम लोग नीचे एमसीक्यू तक चलते हैं। देखिए, जैसे मिट्टी की अगर हम बात करें और सॉइल फॉर्मेशन की अगर बात करें, है ना, मृदा निर्माण, मृदा निर्माण की अगर हम बात करें, यह है आपका मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण मतलब मिट्टी बनने के लिए कौन कौन से कारक जरूरी है, कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं, या मृदा निर्माण में किन किन कारकों की भूमिका होती है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी भूमिका होती है। तो उसमें आप देखेंगे, पहली बात तो आप देखेंगे क्या है, एक तो पैतृक सेल, पैतृक सेल मतलब पेरेंटल मटेरियल। नंबर 2 समय, टाइम, याद रखिएगा समय या टाइम की बात करेंगे, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 3 पर जलवायु, जलवायु के आधार पर भी मृदा का स्वभाव, उसकी प्रकृति बदल जाती है, तो जलवायु भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और नंबर 4 पे आप देखिएगा वहां की जो है वनस्पति, वनस्पति की बात करें, वहां की वनस्पति क्या है, उसका भी प्रभाव वहां पर पड़ता है, आपको याद रखना है। पैतृक सेल की बात करेंगे, पेरेंटल मटेरियल किस टाइप का है, और समय बहुत महत्वपूर्ण है, जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे। और वनस्पति जो है वहां की बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ ऐसे कारक हैं जो कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, याद रखेंगे। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। मतलब क्या है, इनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, या मिट्टी के निर्माण पर इन कारकों का प्रभाव रहता है, इंपैक्ट रहता है। ठीक है,
अच्छा, कौन कौन सी मिट्टी, कैसे मिट्टी बनेगी, वो सब चीजें हम लोग आराम समझेंगे, किसका कौन सा मतलब किस पैतृक सेल की क्या भूमिका है, समय की क्या रोल है, जलवायु की बात करें, वनस्पति की बात करें, इन सब की क्या भूमिका है, ये भी हम लोग डिटेल में अभी समझें। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, अब आपको मैं बताऊं, जैसे मिट्टियों की जब बात करेंगे तो उसमें भारत की जो मृदाएं हैं, है ना, उनमें से मैं आपको एक मिट्टी पहले बता देता हूं ताकि आपका मन थोड़ा सा लगे उसमें, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम पहली टाइप की बात करें, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल ये कैसे बनेगी, है ना, इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये कैसे बनेगी तो आप देख लीजिएगा, है ना। अब इसको समझिए कैसे बनेगी जलोढ़ मृदा आपकी, है ना। तो ये मान लिया, ये आपके माउंटेन वगैरह है, यहाँ से कोई नदी निकली है इस तरीके से, नदी ऐसे निकली, कोई धारा है, वो आगे इस तरीके से बढ़ेगी, है ना, ये करके। और ये देखिएगा, जब नदी का जीवन अगर आप देखें, तरीके से नदी का अगर आप जीवन देखें, तो यहाँ पर जब गिरिपद होता है ना, माउंट फुट की अगर बात करें, गिरिपद की बात करें, यहाँ पर बनाती है, असल में होता क्या है, जब नदियां, जैसे ये स्लोप है, कोई धारा बहती हुई आ रही, तो एक तो पानी बहता हुआ आ रहा है, ऊपर से ग्रेविटी इसको, गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है, तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो है ये पानी की धारा बहा करके अपने साथ ले आती है, और ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे रहते हैं, मतलब आकर के यहाँ पर रख जाते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इनके नीचे पानी की धाराएं खो जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र बोलते हैं, भाबर क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपका भाबर रीजन है, भाबर रीजन है, या भाबर प्रदेश, इसको क्या बोलेंगे, भाबर क्षेत्र इसको कहते हैं। और जब यहाँ से पानी इकट्ठा होकर के आगे बहता हुआ निकलता है, तो ये तराई क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तराई, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, तराई, तराई समझते हो, तर मतलब भीगा हुआ। आप देखिए नॉर्थ इंडिया में जब हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, भाई थोड़ी तरी देना, मतलब रसा देना उसका, है ना, तरी, तो मतलब तरी मतलब तराई से आया हुआ। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर मतलब पानी बहुत ज्यादा है ना, और ये तराई बेल्ट में पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मैक्सिमम क्या रहेगा, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी, और पानी की मात्रा रहेगी मतलब क्या है, यहाँ पर दलदल बन जाएगा, दलदल बनेगा, मार्सी लैंड, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच्छर ज्यादा हो जाएंगे, याद रखिएगा, और मच्छर जब काटेगा तो मलेरिया बनेगा, क्या होगा, मलेरिया बनेगा। मतलब क्या है कि जो दलदली क्षेत्र वाला भूमि है, जो तराई क्षेत्र वाला भूमि है, इसको मलेरिया क्षेत्र भी कहते हैं, या मलेरिया रीजन भी इसको कहा जाता है। अब आगे बढ़िएगा, तो आगे क्या होगा, ये नदियां क्या करती हैं, अपने पास में जो है, यहाँ पर मान लिया कि ये जो है कुछ मिट्टी डिपॉजिट यहाँ पर कर दी, सॉइल डिपॉजिट कर दिया, या जो अपशिष्ट लेके आई थी वो यहाँ पर डिपॉजिट करती जा रही हैं, ठीक है। और यही डिपॉजिट जो है बहुत पहले भी हुआ होगा, पुराना डिपॉजिट रहेगा, ये देखिए पुराना वाला डिपॉजिट क्या है, ये वाला इस कलर का मैंने रख दिया, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये दोनों जो है, ये दोनों अगर आप देखें, ये मिट्टियां जो है, दोनों प्रकार की मिट्टियां ये कहलाती हैं आपकी जलोढ़ मृदा, ये दोनों मिट्टियां क्या कहलाएंगी, जलोढ़, मतलब एलुवियल, एलुवियल सॉइल। और इसमें से आप ये देखिएगा, इसमें से जो पुरानी वाली है, जो पुरानी जलोढ़ है ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग बांगर, याद रखिए ये क्या है, बांगर, बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ओल्ड सॉइल, पुरानी मिट्टी, ये ओल्ड सॉइल है, या फिर इसी को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मृदा इसको बोलते हैं बांगर को। और जो नई वाली है, जो नई वाली है इसको बोलते हैं हम, ये देखिएगा आप, है ना, ये आपका न्यू सॉइल, नई मिट्टी इसको बोलते हैं, या न्यू एलुवियल सॉइल बोलेंगे, या फिर इसको खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर सॉइल, खादर मृदा बोलते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम है ना, तो दोनों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बांगर और खादर। अब देखिएगा, जलोढ़ मृदा की बात करें, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल, मैक्सिमम एरिया, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम एरिया,
भारत का सबसे अधिकतम क्षेत्रफल जो है वो किस मृदा के अंतर्गत है? जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आपको मिलेगा। ये प्रश्न आता है। अगर प्रश्न पूछा जाए, देखिए याद रखना, प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस मिट्टी के द्वारा कवर किया जाता है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और अगर पूछा जाए पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, तो ओल्ड हो जाएगी आपकी बांगर सॉइल। एंड नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर सॉइल। क्या बोलते हैं? खादर सॉइल। तो ये प्रश्न जनरली आते रहते हैं, तो ये सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे डायग्राम को, और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये भी नोट करिएगा। आफ्टर क्लास हम लोग पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे, वो पीडीएफ के थ्रू क्लास नोट्स एंड पीडीएफ, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, और आपका जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में वो आपका आपसे हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है। अब आप देखिए दूसरी मिट्टी क्या है ना, ब्लैक सॉइल। क्या है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ये काली मिट्टी की बात हम लोग अभी और डिटेल में करेंगे, ये बस अभी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अभी हम लोग सब कुछ डिटेल में समझेंगे बाकायदे। तो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी की बात करेंगे, तो काली मिट्टी अगर आप देखें तो काली मिट्टी का क्षेत्रफल जो है वो भारत में बहुत बड़े एरिया में, वो भी मतलब जलोढ़ से कम है लेकिन बड़े एरिया को कवर करता है। और लावा की मिट्टी से बना हुआ है। कैसे बने वो प्रोसेस हम लोग समझेंगे। ठीक। तो आप जरा देखिएगा, काली मिट्टी के गुण बहुत ज्यादा होते हैं। गुण क्या होते हैं? एक तो सबसे पहली बात क्या है? जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता। काली मिट्टी की बात करेंगे मतलब क्या है? वाटर होल्डिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है। और अगर आप देखें ये चिपचिपी मिट्टी है, पानी को लंबे समय तक जो है वो होल्ड कर सकती है। और जब पानी सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरार पड़ जाती है मतलब दरार पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं कि दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी किसान ने खेत की जुताई कर दी। इसीलिए काली मिट्टी को स्वतः जुती मिट्टी भी कहते हैं। और इसका लोकल जो नाम है वो क्या है? रेगुर। रेगुर के नाम से लोकल लोग उसको जानते हैं। और यहाँ पर जो फसल होती है उसका नाम क्या है? कॉटन। कपास सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए काली मिट्टी को हम लोग कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होता है। असल में उत्पादन की बात नहीं, यहाँ उत्पादकता की बात है। प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन, कपास की उत्पादकता मैक्सिमम इन ब्लैक सॉइल, सबसे अधिक काली मिट्टी में है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट है। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे थोड़ा नजर डाल लेते हैं एक बार। देखिएगा, ये बात, ये भारत की मिट्टियां हैं। ठीक है। और आप किसी भी जगह भारत में रहते हैं तो इन्हीं मिट्टियों में से एक मिट्टी जो है आपके यहाँ होगी। ये 8 की 8 मिट्टियां हैं। ठीक है। कौन कौन सी मिट्टी, एक बार नाम देख लेते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। एक तो जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल में रेगुर अभी हम लोग बात कर रहे थे, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, लेटराइट सॉइल, एरिड या डेजर्ट मतलब शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, सैलाइन या एल्कलाइन मिट्टी मतलब क्या है कि जो नमकीन क्षारीय मृदा होती है ना उसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद दलदली भूमि, उसके बाद पर्वतीय या फिर जंगली मृदा मतलब वन, जो वन के अंदर जो वन के अंदर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जो जंगलों में पाई जाती है, जो फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है। वो, और या पहाड़ी मिट्टी है ना, उनको हमने 8वीं कैटेगरी में ही रखा हुआ है। तो कुल मिला के भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है। अब एक दो एमसीक्यू देख लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न ये है आपका, आप जरा इसको देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रैक्स एंड श्रिंक्स इन ड्राई कंडीशन, मतलब सूखने के बाद किस मिट्टी में क्रैक्स श्रिंक पड़ जाते, दरारें पड़ जाती हैं। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, वो है आपकी काली मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल या ब्लैक क्ले सॉइल जो है ये सॉरी ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी को इसी इसी कारण इसको स्वतः जुटी मिट्टी कहते हैं। और यही वो मिट्टी है जिसमें क्या है? कॉटन की उत्पादकता बहुत ज्यादा है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा। अभी हम लोग बात कर चुके थे
कि रेगुर के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो अभी वही बात है, रेगुर जो है किसको बोलते हैं? ये स्थानीय नाम किसका है? ये आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ये टर्म जो है एक ही यूज करेंगे, ब्लैक सॉइल या कॉटन सॉइल, एक ही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल? बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको देखिएगा कि आयरन के कारण, और आयरन के कारण इसमें हो जाता है क्या? देखिए, आयरन के कारण इस मिट्टी में मिलता है आपका आयरन ऑक्साइड। क्या मिलेगा? आयरन ऑक्साइड। और जिस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? टबैको या तंबाकू का। याद रखिएगा, तंबाकू का। और भारत में सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, याद रखिए कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। और तंबाकू का जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? गुंटूर। गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। गुंटूर कहां पर है? आंध्र प्रदेश। ये सारे प्रश्न जो है आपके आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए आगे देखिएगा, which of the following soil of India is most suitable for cotton? कपास के लिए सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी है? आप सबको पता होगा, यहाँ पर क्या नाम दे रखा है? रेगुर सॉइल, क्योंकि रेगुर को ही क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो अब हम लोग जब मिट्टी पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा, क्योंकि हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। किस मिट्टी में कौन सा तत्व ज्यादा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस मिट्टी में कौन सी फसल हो सकती है। ठीक है, तो अब आपका रुझान, आपका मन, आपका इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ना एक एक चीज समझते हुए सभी मिट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे, और 100% जनरल कंपटीशन, मतलब टिल द यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या बिहार पीसीएस, ठीक है, या उत्तराखंड पीसीएस तक, पीटी तक का मैं चैलेंज करूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।